लेकर मैदान तक बार बारिश अब अपना रौद्र रूप दिखा रही है। कहीं लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। देश के कई हिस्सों में बारिश, बाढ़ और बर्बादी की ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। ओडिशा और मध्य प्रदेश में हालात बहुत बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी आसमानी आफत लोगों पर भारी पड़ रही है। ये 5 तस्वीरें एक एक करके अलग अलग राज्यों की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जिस 5 तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तस्वीरें भले ही अलग अलग राज्य की हो, लेकिन परेशानी और चुनौती ठीक एक जैसी है। यानी जहां भी बाढ़ का सितम, वहां लोगों के सामने पूरे दिनचर्या को संभालना या खुद का जीवन बचाना ये बहुत ही मुश्किल हो चुका है और रेस्क्यू टीमों के सामने भी चुनौती है। बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। नदियों में बढ़ते जलस्तर की वजह से कई घर और दुकानों ने जल समाधि ले ली है, तो वहीं दूसरी तरफ मकान दरक रहे हैं। इसके साथ ही लोग मस्ती के लिए अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। पानी में डूब गई दुकान, सूखे पत्ते की तरह ढह गया मकान, पानी से खेल, जिंदगी से खिलवाड़। बारिश ने शहर दर शहर कोहराम मचाकर रख दिया। बस 1 मिनट की चूक जान पर भारी पड़ती नजर आई। वहीं नदियां उफान मारती दिखी, तो लगातार हो रही बारिश की वजह से मकान जर्जर हो गए। 10 सेकेंड और मकान धड़ाम। महाराष्ट्र के भंडारा से खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया। इस वीडियो को गौर से देखिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक नजर आया, लेकिन फिर अचानक से मकान की दीवार मलबा उगलने लगी, जिसे देखकर लोगों की होश उड़ गए। वहीं अफरा तफरी का माहौल बनने लगा और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर हो गया हादसा। जो दीवार मलबा उगल रही थी, उसका पूरा का पूरा हिस्सा ध्वस्त हो गया और 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। जैसे ही मकान ध्वस्त हुआ, अफरा तफरी देखने को मिली। गनीमत सिर्फ इतनी रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त इस मकान में 5 लोग रह रहे थे, लेकिन हादसे से चंद सेकंड पहले सभी बाहर आ गए थे। बारिश की वजह से मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जो भरभरा कर गिर गया। बाढ़ में जिंदगी से खिलवाड़। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा नदी उफान पर आ गई। ऐसे में एक तस्वीर सामने आई, जिसमें 4 लड़के नदी के बीचों बीच दिखे और उनके चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। शुरुआत में लगा कि शायद ये चारों लड़के नदी में उफान आने की वजह से फंस गए थे, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि उफनाती नर्मदा नदी में स्टंट कर रहे थे। यानी जानबूझकर पानी से खिलवाड़ किया जा रहा था, जो जान पर भारी पड़ सकता था। नर्मदा नदी का जलस्तर कितना बढ़ गया, इसका अंदाजा लड़कों के ठीक पीछे बने एक मंदिर से लगाना आसान था, जो पूरी तरह डूबा नजर आया और सिर्फ उसकी गुम्बद नजर आ रही थी। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए। वहीं बैतूल में पुलिस को नदी में एक अज्ञात महिला के शव की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस वाले मोरंड नदी के पास पहुंचे और तेज बहाव के बीच बह रही महिला के शव को बाहर निकाला गया और फिर करीब 9 किलोमीटर तक शव को स्ट्रेचर की मदद से पैदल लेकर आए। नदी में उफान आने की वजह से हर तरफ बाढ़ के हालात नजर आए। ऐसे में मोरंड नदी तक गाड़ी ले जाने के हालात नहीं थे, जिसके बाद पुलिस को शव को लादकर 9 किलोमीटर तक चलना पड़ा और अब पुलिस शव की शिनाख्त में जुट गई। यमुना में उफान, मुश्किल में जान। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब तक जो लोग नदी किनारे रह रहे थे, उनको सावधान रहने का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब बारिश की वजह से यमुना का जलस्तर और बढ़ गया, जिससे किनारे पर रहने वाले लोगों को जगह खाली करनी पड़ी। तो वहीं कई लोगों का सामान यमुना नदी के पानी में बह गया। प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया, जिसने अब लोगों की परेशानी बढ़ा दी। संगम के तट पर बनी दुकानें पूरी तरह से डूबी नजर आई। ये दुकानें संगम के तट पर आने वाले लोगों से गुलजार रहा करती थी, लेकिन गंगा और यमुना के पानी ने इन दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं घाट पर बनी झोपड़ियों ने भी जल समाधि ले ली। बारिश की वजह से नदियां पानी से लबालब भर गईं, तो वहीं कई शहर तालाब में तब्दील हो गए।
गुजरात के भरूच में लगातार हो रही बारिश का असर नर्मदा नदी पर पड़ रहा है। नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद सरदार सरोवर बांध से पानी छोड़ा गया। इस दौरान नर्मदा नदी पूरी तरह से लबालब भर गई। जो तस्वीर सामने आई उसमें नर्मदा नदी पर बने पुल से लोग गुजर रहे हैं और नीचे नर्मदा नदी बह रही है। मॉनसून की विदाई का वक्त आ चुका है, लेकिन अपनी विदाई के साथ साथ बारिश तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक खौफनाक मंजर है। कहीं शहर तालाब में तब्दील हो गए तो कहीं पुल बारिश के पानी में बह चुका है। शहर शहर कोहराम, जल से भीषण संग्राम। बह गया पुल, तालाब बना शहर। जगह जगह बारिश का कहर। आसमान से बारिश के रूप में आफत बरसने का सिलसिला जो अप्रैल में शुरू हुआ था, वो अभी तक बदस्तूर जारी है, जिसने कोहराम मचा रखा है। सूरत में बारिश बनी आफत। गुजरात के सूरत में पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि सड़कें कहीं गुम हो गई। वहां जगह जगह इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का आधा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। लोगों के मकान में पानी घुस गया। जो लोग ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं वो पानी से बचने के लिए ऊपर की मंजिलों पर भागे, लेकिन पानी के साथ खाने पीने की दिक्कत ने उन्हें बेबस कर दिया। बहुत तकलीफ होता है, पानी इतना आता है ना कि सब लोग घर में घुस जाता है पानी। वहीं ड्रोन से ली गई तस्वीरों में शहर का एक इलाका पानी में डूबा नजर आया। जहां तक नजर गई वहां तक पानी दिखाई दिया। चाहे सड़कें हों या लोगों के मकान, सब कुछ पानी की जद में दिखा। ओडिशा में जल प्रलय। सिर्फ गुजरात ही नहीं, ओडिशा में भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जहां ओडिशा के खुर्दा में बाढ़ ने तबाही मचाई। एक गांव के अंदर बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। यह अंधुती गांव में 15 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू टीम नाव के जरिए इन लोगों को सुरक्षित जगह पर लेकर पहुंची, जिसके बाद ये लोग बेहद खुश नजर आए। जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया उनमें एक नवजात भी शामिल है, जिसे बड़े ही सावधानी के साथ बचाया गया। भारी बारिश की वजह से खोर्दा जिले की अंधुती गांव में बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद लोगों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम नाव के जरिए गांव में दाखिल हुई और एक एक कर लोगों को रेस्क्यू किया गया। बारिश और बाढ़ की वजह से यहाँ सब कुछ पानी में डूब गया था। मानो ऐसा लग रहा था कि ये गांव नहीं कोई विशाल नदी हो। भारी बारिश की वजह से ओडिशा के 10 जिलों के 1757 गांव में बाढ़ के हालात हैं, जिससे 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। आफत उगल रहा आसमान। पानी के बीच फंसा इंसान। गुजरात के सूरत से एक और परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई, जब बाढ़ के बीच एक गर्भवती औरत फंस गई, जिसे नाव पर बैठाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। दरअसल वो सड़कों पर पानी भरने की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऐसे में उस औरत और उसके परिवार के दूसरे कुछ लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगह पर भेजा गया। इसी तरह गुजरात के नर्मदा जिले में बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के 23 गेट खोलने पड़े और वहां से करीब 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी की तेज रफ्तार ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। कागज की तरह बह गया पुल। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने सिस्टम की पोल खोल दी। भारी बारिश की वजह से वहां शिवनाथ नदी पर बने पुल का एक हिस्सा धंस गया। दरअसल इस पुल का निर्माण करीब 4 साल पहले यानी 2018 में हुआ था। लोग आसानी से शिवनाथ नदी को पार कर आ जा सके, इसलिए 28 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था। लेकिन 3 साल में ही भ्रष्टाचार का दीमक इसे चट कर गया। तस्वीरों में साफ दिखा कि पुल धंसने से यहाँ बड़ा गड्ढा हो गया, जो किसी बड़े हादसे की वजह बन सकता था। इस गड्ढे की गहराई 15 फीट तक बताई गई। एहतियातन तौर पर पुल पर आवाजाही रोक दी गई और ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया। ये पुल राजनांद गांव को दुर्ग से जोड़ता है। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि इंसान के साथ साथ जानवर तक परेशान नजर आए। पूरे देश में खौफनाक मंजर देखने को मिला। और इस वक्त
बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको अपडेट कर दें। महाराष्ट्र के रायगढ़ से जहां अरब सागर में संदिग्ध नाव मिली और मुंबई से सटे रायगढ़ में ये नाव की बरामदगी फिलहाल, हालांकि दावा कोस्ट गार्ड की तरफ से ये किया जा रहा है कि ये नाव संदिग्ध नहीं है, लेकिन 3 AK-47 और जिंदा कारतूस मिलने के बाद बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस नाव में क्या तुम्ही काम करता त्याला खऱ्या अर्थाने गद्दार कोण याचा विचार महाराष्ट्राने केला पाहिजे की छत्रपतींचा वारस असलेल्या लोकांकडून तुम्ही त्या ठिकाणी लिहून घेण्याचा प्रयत्न करता, त्यांच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोचवता। एखादं तिकीट म्हणजे फार मोठं नाही है। और अरब सागर में ये संदिग्ध नाव मिली है, मुंबई से बिल्कुल सटा हुआ इलाका रायगढ़, जहां पे ये नाम ATS की टीम रवाना हो चुकी है और फूक कर कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि भले ही कोस्ट गार्ड का ये दावा हो कि ये नाव संदिग्ध नहीं है, लेकिन जो हथियार वहां से मिले हैं, जो जिंदा कारतूस मिला है, उसके बाद से सवाल बहुत अहम है कि आखिर ये नाव किस मकसद से मूव कर रहा था, उसमें हथियार क्यों थे। हरिहरेश्वर तट है ये जहां पे संदिग्ध नाव की बरामदगी, मुंबई से सटा हुआ रायगढ़ का इलाका और वहां पे ये नाव, हालांकि एहतियातन कदम उठाते हुए स्थानीय पुलिस से लेकर जो ATS की टीम है पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है ताकि वहां कोई मूवमेंट ना हो, जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में कोई पेच ना हो, वहां पे इस तरीके से कदम उठाए जा रहे हों और भी टीमें, संयुक्त टीमें वहां पे जांच आगे बढ़ा रही है क्योंकि मुंबई से सटे हुए इलाके में अगर ये इस तरीके से अत्याधुनिक हथियार मिले, संदिग्ध नाव मिले, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से बिल्कुल सटा हुआ इलाका रायगढ़ और वहां पे ATS की टीम पहुंच चुकी है। हथियारों का ये जखीरा इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पे 1-2 नहीं बल्कि ये जो डब्बे हैं वो 10 है, टोटल 10 काउंट किया जा रहा है, जिसमें जिंदा कारतूस है। 3 आपको AK-47 राइफल दिख रहा है। इसका इस्तेमाल कहाँ होना था, आखिर किसी नाव पे जिसके बारे में अगर ये दावा किया जा रहा है कि संदिग्ध नहीं है, तो किसी नाव पे इसका इस्तेमाल क्या हो सकता है, हथियार क्यों हो सकता है, सेफ्टी के लिए क्या 3 कोई यहाँ पे AK-47 लेके चलेगा, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कि शुरुआती वक्त में ही संदेह के दायरे में है। तो जाहिर सी बात है कि ATS की टीम जब अपनी जांच प्रक्रिया कंप्लीट कर लेगी तभी पब्लिक डोमेन में कुछ बातें आ पाएंगी, प्रेस ब्रीफिंग हो या फिर जो भी जिस तरीके से भी बताया जाए बाकायदा प्रेस रिलीज करके कि आखिर ये नाव क्या है जो इसके बारे में दावा किया जा रहा है, क्या वही नाव है जो ओमान से अभी तक जानकारी मिल रही कि ओमान से ये भटका हुआ अरब सागर में ये नाव जो कि संदिग्ध मिला है, इसके बारे में शुरुआती इंफॉर्मेशन यही है, लेकिन सवाल बहुत ज्यादा हैं। क्या फिर से मुंबई को दहलाने की साजिश, जो पिछले आधे घंटे से मैं अपने दर्शकों के सामने जिस घटना का जिक्र कर रही हूं कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों ने मुंबई को दहलाने का अगर प्लान तैयार किया, फुलप्रूफ प्लान तैयार किया, तो उसमें उन्होंने जो मदद ली वो समंदर के रास्ते से और समंदर के रास्ते ही वो मुंबई पहुंचे और उसके बाद बहुत किसी का शक बढ़ा भी नहीं, लेकिन उस घटना से सबक लेते हुए, उस घटना को मिसाल के तौर पे रखते हुए जो हमारी टीमें हैं वो एक्स्ट्रा अलर्ट हो चुकी है इस वक्त। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर और कुछ सवाल भी आपके सामने कि क्या फिर से मुंबई को दहलाने की साजिश। संदिग्ध नाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर, नाव के पीछे हो सकता है ISI का हाथ, जो मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता रही हूं कि ओमान के रास्ते हथियार की क्या ये साजिश है, क्या इसमें ISI की बड़ी भूमिका है। खुफिया एजेंसियों ने यह दावा कर दिया क्योंकि ये नाव संदिग्ध है, नाव के पीछे ISI का हाथ हो सकता है, ऐसी खबर मिलनी शुरू हो चुकी है। इसके पहले भी समंदर के रास्ते का इस्तेमाल हो चुका है, मुंबई को दहलाने के वक्त ये कदम उठाए गए थे। अब ISI के हाथ की खबर इस वक्त आ चुकी है। खुफिया एजेंसी जो है हमारी, उसने इस तरीके का दावा किया है। सोर्सेज जो इस वक्त हमारे बता रहे हैं, जो अपडेट कर रहे हैं, उनके तरफ से यही दावा है कि ओमान के जरिए क्या ये ISI की मुंबई को दहलाने की एक बार फिर साजिश, और जब साजिश पहले ही नाकाम तो उसके बारे में खुलासा भी हो चुका है संदिग्ध नाव। यानी हमारी जो ATS की टीम है वो फूक कर कदम उठा रही है, वो हर एंगल से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। मैं आपके सामने पहले भी दोहरा रही थी कि ATS की टीम कभी भी यह खुलासा नहीं करती है कि वो शक के दायरे में क्या क्या चीज है, क्या क्या वो जांच कर रही है। ये सब कुछ तभी आता है जब उनकी जांच प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। तो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी तस्वीर है ये।
और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता ने बात की है अदिति तटकरे से, विधायक है रायगढ़ की, वो बातचीत आप सुनिए पहले। इस समय हमारे साथ रायगढ़ की एमएलए अदिति तटकरे जी, उनसे बात करते हैं। मैम, एक सस्पिशियस बोट मिली है, कुछ वेपन्स भी रिकवर हुए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? बहुत ही प्राइमरी अभी तक तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उस मुताबिक जो यॉट या बोट जो मिली है उसमें कुछ हथियार मिले हैं, AK-47 हो या और कुछ उसमें हथियार भी है और कुछ कागज भी मिले हैं, लेकिन ये सब प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है। मैंने रिक्वेस्ट की है स्टेट गवर्नमेंट से कि उन्होंने अर्जेंटली एक स्पेशल टीम अपॉइंट करनी चाहिए, क्योंकि अभी जो वहाँ पर उपाय योजना हो या जो भी वहाँ पर इंक्वायरी हो रही है वो रायगढ़ के पुलिस इनसे हो रही है, लेकिन हमारे स्टेट के इस बारे में एक्सपर्ट काफ़ी एजेंसीज रहती है, स्पेशली ATS इज क्वाइट एक्सपर्ट इन इट, सो दे शुड अपॉइंट probably a team at an urgent basis and a proper inquiry should be done. हम अगर देखें तो कल जन्माष्टमी गोपाल कला का त्योहार है, 8-10 दिन में गणपति का त्योहार है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो नागरिकों की सुरक्षा है और उस बारे में शासन की तरफ से इमीडिएटली कुछ उपाय योजना होनी चाहिए, 1 एंड 2 अगर इसमें सेंट्रल एजेंसीज की भी मदद लेनी पड़े तो स्टेट गवर्नमेंट ने अर्जेंटली उन्हें अप्रोच होना चाहिए। ये 2 मुद्दे अभी फिलहाल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो इसकी खबर जहां पे हम अपडेट कर दिया आपको, नाव मिलने के बाद हाई अलर्ट हो चुका है। महाराष्ट्र के समुद्र इलाके में अलर्ट कर दिया गया है। कल पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी का त्योहार है, इसको देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सभी जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट पे है, क्योंकि मुंबई से सटा हुआ इलाका रायगढ़ और दही हांडी, जो कि मुंबई का 2 बड़ा त्योहार होता है, एक गणपति पूजा और दूसरा दही हांडी, जिसमें आकर्षण का केंद्र होता है। क्या इस त्योहार से पहले कोई बड़ी साजिश थी? ये सारे सवाल देखते हुए मुंबई की पुलिस और पूरे महाराष्ट्र के पुलिस को अलर्ट इसलिए किया गया है ताकि कहीं से भी किसी नागरिक की जान पे ना बने, उनके सुरक्षा के साथ कहीं कोई कोताही ना हो। तो अलर्ट पे सभी जिले, सभी इलाके और समंदर के पूरे रास्ते, जहां जहां समंदर का तट, जहां जहां समंदर का किनारा, उन सभी को अलर्ट पे डाल दिया गया है। ATS की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जो आए होंगे पुलिस को, स्थानीय पुलिस को भी और मुंबई पुलिस को भी, ये सारी टीमें आपस में बातचीत करके, आप संयुक्त रूप से कह सकते हैं, ये सभी इस जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे जहां से भी इंफॉर्मेशन मिले। मेरे सहयोगी विवेक इससे पहले कुछ देर पहले ही अपडेट कर रहे थे कि जो भी पॉइंट है जहां से मूवमेंट हो सकता है वहां पे चेकिंग अभी से शुरू हो चुकी है कि अगर कोई इस बोट से निकला हुआ हो, शहर में जाने की कोशिश कर रहा हो, गोवा रूट पे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, जहां भी जा रहा हो उसके बारे में तत्काल इंफॉर्मेशन मिल जाए। इस तमाम पहलुओं को देखते हुए जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और इस वक्त जो ताजा अपडेट है वो ये कि दही हांडी से पहले सभी जिले की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। और ये बोट महाराष्ट्र तक कैसे पहुंची उसे आपको ग्राफिक्स मैप के जरिए इस वक्त मैं समझाती हूं। और अब तक की जानकारी के मुताबिक ये बोट ओमान से निकली और अरब सागर के रास्ते रायगढ़ के हरिहरेश्वर घाट तक कैसे पहुंची है, ये इस वक्त मैं आपको मैप के जरिए दिखाती हूँ। ये है ओमान और ये पूरा जो एरिया है वो है अरब सागर और मुंबई। ये और मुंबई से सटा हुआ इलाका कौन सा है? रायगढ़, जहां पे इस बोट के मिलने की खबर आ रही है। यानी ओमान से क्या ISI का कोई मूवमेंट है? क्या ISI ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं? अब ये 200 किलोमीटर, यानी ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मुंबई और हरिहरेश्वर घाट, जहां पे रायगढ़ का ये घाट जहां से इस बोट की संदिग्ध तौर पे बरामदगी और यहाँ पे AK-47 जैसे हथियार, 200 किलोमीटर का दायरा है। और ये जो मैं आपको मैप दिखा रही हूँ उसमें अरब सागर भी, और अरब सागर से ये चला हुआ बोट कहाँ तक पहुँचता है, मुंबई के किस तट तक, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो चिंता की बात ये है कि जिस रायगढ़ में ये बोट मिली वो मुंबई से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए, मुंबई से रायगढ़ के हरिहरेश्वर की दूरी महज 200 किलोमीटर है। ऐसे में ये घटना चिंता बढ़ाने वाली है कि हथियारों से लदी नाव यहाँ तक कैसे पहुँच गई, किसने पहुँचाई, किसके इशारे पर ये नाव पहुंची। इस वक्त मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से ब्रीफ करती हूँ। ये अरब सागर और अरब सागर की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे ये मुंबई से महज 200 किलोमीटर, सिर्फ 200 किलोमीटर दूरी पर क्या है, हरिहरेश्वर घाट है रायगढ़ का, जो ये
घाट नहीं, समंदर का किनारा मैं कह सकती हूँ, हरिहरेश्वर समंदर का जो किनारा है उस एरिया में इस नाव की बरामदगी होती है। ओमान की तरफ से, कोस्ट गार्ड की तरफ से ये तो दावा कर दिया गया कि नहीं, संदिग्ध नहीं है, लेकिन हथियार क्यों, ये चुपता हुआ ऐसा सवाल है जिसको लेकर सब जानना चाहते हैं कि आखिर इसका मकसद क्या है। विवेक का एक बार मैं फिर से रुख करती हूँ। विवेक, मुंबई की घटना को हमें एक बार फिर से याद कर लेना चाहिए और उसको याद करते हुए ही हमारे दर्शकों के सामने हम वो सारे सवाल भी उठाएंगे कि आखिर किस स्तर पे लापरवाही और कैसे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब तो खबर ये भी हमारी खुफिया एजेंसियों के जरिए मिलने लगा है कि आईएसआई की भूमिका हो सकती है। देखिए रीमा, इस पूरे मामले में अब जो पुलिस है, जो महाराष्ट्र पुलिस है, वो ज़्यादा जानकारी नहीं दे रही है, लेकिन जिस तरीके से जो संदिग्ध बोट मिली है और बोट के अंदर बड़ी मात्रा में AK-47, 3 AK-47 मिले हैं और बड़ी मात्रा में लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, जिंदा कारतूस मिले हैं, तो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार ये बोट कहाँ से आई, किस रास्ते से महाराष्ट्र की सीमा तक पहुंची हुई है। और ये बोट आप जब सुबह 11 बजे के आसपास जो लोकल पब्लिक थी, जो रायगढ़ की जो आम जनता थी, उन्होंने इस बोट को संदिग्ध देखा क्योंकि मछुआरे बोट जैसी नहीं दिख रही थी। जैसी आम जनता ने इसकी जानकारी लोकल पुलिस को दी, लोकल पुलिस लगा कि संदिग्ध मामला है, तो आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जब बोट को नजदीक निकाला जाता है तो उसमें से आर्म्स एम्यूनिशन मिलते हैं। हालांकि दूसरी तरफ कोस्ट गार्ड का साफ तौर पर कहना है कि ये बोट जो है वो संदिग्ध नहीं है, लेकिन जांच की जा रही है कि आखिरकार ये बोट किस हालात में कहां पहुंची है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे जो रायगढ़ जोन है उसे अब हाई अलर्ट और रेड अलर्ट जोन में डाल दिया है। बाकायदा अगर उस बोट में कोई संदिग्ध आया भी है तो उसकी अब चेकिंग और सर्च ऑपरेशन रायगढ़ पुलिस कर रही है, क्योंकि काफी संदिग्ध मामला होता है। रीमा, देखिए जो कोस्टल रीजन है, जो खासकर महाराष्ट्र का कोस्टल रीजन है, वो हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहता है। पाकिस्तान नजदीक है और इसी वजह से कोई भी कोताही पुलिस का और एजेंसीज नहीं करना चाहती है, इसलिए रेड अलर्ट घोषित कर वहाँ पे अब सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और बहुत जरूरी है क्योंकि मुंबई ने तो वो जख्म झेला भी है, मुंबई ने वो दर्द सहा भी है। आतंकवादियों ने जो सीना छलनी करने की कोशिश की, हालांकि उसमें मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही, जहां नागरिकों की जान सुरक्षित रखने में। विवेक, में एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन इस बीच एक एक करके जरा तस्वीरें भी ब्रीफ करूं और बताऊं कि मैप के जरिए मैं ये एक बार फिर दर्शकों को बताऊंगी कि मैप में ये दिख रहा है कि अरब सागर से जब इसका मूवमेंट शुरू होता है तो मात्र 200 किलोमीटर का दायरा, मुंबई और उस समंदर का किनारा, 200 किलोमीटर का दायरा, और वहां भी यह घटना। नाव बनाने वाली कंपनी पर निगाह, यानी उस नाव के जरिए पता चल जाएगा। संदिग्ध नाव पर मिला कंपनी का स्टिकर। मैं पहले भी कह रही थी कि कंपनी के स्टिकर से और AK-47 कहां का निर्मित है, इससे भी बहुत कुछ पता चल जाएगा। संदिग्ध नाव की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ी है और कंपनी का नाम बाकायदा पता चल चुका है। कंपनी का नाम का स्टिकर उस नाव पे है। अब इससे ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सी कंपनी, किसने हायर किया, किसने लिया, AK-47 कहां से आया, कहां का निर्मित है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे धीरे धीरे जो ATS की टीम है वो वहां तक पहुंच जाएगी जहां से ये मूवमेंट शुरू हुआ है। अगर किसी की साजिश है तो बहुत ही जल्द जो ATS की टीम है वो प्रेस ब्रीफिंग के जरिए, प्रेस रिलीज के जरिए दर्शकों के सामने, देश की जनता के सामने वो जरूर खबरें बताएंगे, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या मुंबई को दहलाने की फिर से कोई साजिश रच रहा था और क्या इसमें ISI की बड़ी भूमिका है। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, VKC प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। लश्कर आतंकी फैसल मुनीर के घर समेत जम्मू कश्मीर में कई जिलों में एनआईए की छापेमारी, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार भेजे जाने का मामला। गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ के बाद बड़ा एक्शन। भारत विरोधी फर्जी खबरें दिखाने के मामले में सरकार की बड़ी कार्रवाई। 114 करोड़ से अधिक व्यूज वाले आज यूट्यूब न्यूज चैनल ब्लॉक, एक पाकिस्तानी चैनल भी इसमें शामिल। जेल में बंद यूपी के मऊ से विधायक मोहतार अंसारी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। गाजीपुर और लखनऊ समेत यूपी के कई ठिकानों पर छापा। दिल्ली में भाई अफजाल अंसारी के घर भी ईडी की रेड।